हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जितना भी इंट्रोडक्शन चीज़ था वो सब आपको बताया जा चुका है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी पढ़े, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़े, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़े, इस सब का ड्रॉबैक पढ़े, है ना। ऐसे कई सारी चीज़ों का हम लोगों ने जो बहुत ही इंट्रोडक्शन चीज़ था वो सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम इसमें और भी कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ जोड़ेंगे। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के साथ साथ आपका जितना भी इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मेन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जहाँ से न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक में जितना भी पढ़ाए हैं इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं एराइज होगा, लेकिन इसके आगे का जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का उसमें सब में न्यूमेरिकल आपको बनाने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसोटॉप्स। 10th में भी आपने पढ़ा होगा आइसोटॉप्स, ठीक है। क्या होता है आइसोटॉप्स, आपको पता है ना, कि किसी भी एलिमेंट का कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, उसके अलग अलग एटम्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी एलिमेंट के वैसे एटम्स, सभी एलिमेंट्स आइसोटॉप्स नहीं दर्शाते। ये एक फिनोमेनन है जिसको साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दो या दो से अधिक एटम्स संभव हैं और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो किसी एलिमेंट के वैसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम लोग आपस में क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आइसोटॉप्स को डिफाइन कर लेते हैं। आइए देखिए, लिखो यहाँ पर एटम्स ऑफ द एलिमेंट, एटम्स ऑफ द एलिमेंट, है ना, किसी एलिमेंट का वैसा एटम्स, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दर्शाते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर्स, डिफरेंट मास नंबर्स, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कोई एलिमेंट है, उसके वैसे एटम्स, एलिमेंट यहाँ सेम होगा, एटम्स उसका अलग अलग, यानी किसी एलिमेंट का वैसा एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है, आपस में आइसोटॉप्स कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको पता है 3 आइसोटॉप होता है, H11, H12, H13, ठीक है। इसमें एलिमेंट कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट है। और ये आइसोटॉप्स कहने का मतलब हुआ कि एग्जिस्टेंस, कि हाइड्रोजन का अगर सैंपल लिया जाए, कोई सैंपल लिया जाए, उस सैंपल में तीनों प्रकार के एटम्स उसमें उपस्थित रहेंगे, है ना। मोस्टली आपका यही रहता है, H11 वाला मेन हाइड्रोजन हमारा यही है। ये दोनों बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहेंगे हाइड्रोजन के सैंपल में। अब इसमें मजे की बात यह है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटॉप्स दर्शाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का नाम है, अलग अलग तीनों का नाम है, बाकी किसी आइसोटॉप्स का नाम नहीं है। उसको हम मास नंबर से पुकारते हैं, लेकिन इस तीनों का नाम है जो आप जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम या हाइड्रोजन। ये हमारा है ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम, या इसी को बोलते हैं ड्यूटेरॉन। इसको हम लोग डी से भी दर्शाते हैं। और इसका नाम है ट्रिटियम, ट्रिटियम, इसको हम लोग टी से भी दर्शाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। बात को समझ गए। यहाँ देखो, ये एक प्रोटॉन को दर्शा रहा है, प्रोटॉन नीचे,
ऊपर भी वही प्रोटॉन है मास नंबर में। तो मास नंबर एक्चुअली क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो एक है तो न्यूट्रॉन इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि हाइड्रोजन जो है H11 सिंगल एक ऐसा एटम है H11 जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी सभी एटम्स में न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उस सभी में सिंगल ये आइसोटॉप है हाइड्रोजन का ही जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन भी इसमें 1 और न्यूट्रॉन भी इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस 2 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा और ये 1 है वो प्रोटॉन है और यही हमारा इलेक्ट्रॉन भी है क्योंकि न्यूट्रल एटम है। इसमें आइए, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें प्रोटॉन 1 होगा क्योंकि यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि न्यूट्रल एटम है। और न्यूट्रॉन निकालेंगे तब 3 में से 1 को घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब इसके अलावा और भी देखो, जैसे कार्बन है 612, कार्बन का 613, कार्बन का 614, है ना। आ रही बात समझ में। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिएगा, निकल जाएगा। इसमें प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। इसमें प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन हो गया 7। इसमें प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन हो गया 8, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस करके, ठीक है। इस तरह क्लोरीन का देखो 1735, क्लोरीन 1738, 37। एक तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल सब हैं, देखो जैसे हो गया ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। फिर है नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 750। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका 2 आइसोटॉप नंबर है, किसी किसी का 3 है, किसी किसी का 4 भी है ना। ये समझो है, जैसे Fe का देखो, Fe है ना, इसका 26, 54, फिर Fe 26, 56, Fe 26, 57, Fe 26, 58, ठीक है। Fe का याद रखो 4 आइसोटॉप संभव हो पाया। ये सब आप ध्यान रखिए सब चीज को, ठीक है। कोई दिक्कत है, यह कार्बन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आयरन का, किसी का 2 आइसोटॉप है, किसी का 3 है, 4 है, 3 है, 3 है, तो इसका नाम है, तीनों आइसोटॉप्स का नाम है हाइड्रोजन का, बाकी आइसोटॉप्स का नाम नहीं है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसे पुकारते हैं, मास नंबर से उसको जानते हैं हम लोग। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, है ना। फिर से देखो यूरेनियम 92, 235, यूरेनियम 92, 238। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो सबसे कॉमन है बराबर जिसको हम देखते हैं उनके एग्जाम्पल को मैंने लिख दिया। क्लियर है। तो इससे पूरा एक चीज और निकल कर आ गया बात, जो कि यहाँ बता रहे हैं आइसोटॉप्स का हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला बात ये समझो कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आइसोटॉप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। क्या आइसोटॉप्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी, यानी जो प्रोटॉन्स का संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन्स का भी संख्या होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग होगा।
ठीक है, इस प्रकार भी हम आइसोटॉप को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। एटम्स ऑफ, लिखे ना, द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक समझो कि जो भी आइसोटॉप्स होते हैं ना, आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, ठीक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। खुद सोचो कि इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s1, इसका भी 1s1, इसका भी 1s1, तो ये तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और तीनों में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो सीधी सी बात है तीनों एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। जैसे देखो, इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, ये जो है ना ड्यूटेरियम, एक्चुअली इसको हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, हेवी, HEAVI, हेवी हाइड्रोजन, यानी इसकी तुलना में इसका मास ज्यादा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मास बढ़ गया, ये हेवी है तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ये आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो ये बात को यहां समझना है ध्यान से कि जो भी आइसोटॉप्स होंगे उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। तो यहां इसको लिखिए, आइसोटॉप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन but having different physical properties, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखा, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इतना आपको नोट कीजिए, है ना, पेन और कॉपी लेके बैठ के नोट करते चलिए। बहुत ही सिंपल चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको और कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हम लोग अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक समझो क्या है। सो चूंकि जो भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, इसीलिए उन आइसोटॉप्स का रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। बात समझे क्या बोले सो? चूंकि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो है मेनली न्यूट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है। रेडियो एक्टिव फिनोमेनन जो होता है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, एक्चुअली वो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की संख्या सेम है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग है। इसीलिए आप देखते हैं चूंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसलिए उसका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है। जैसे देखो, कार्बन है C12 और C14, C12 और C14 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, 6 और 6, दोनों में इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन भी 6, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक में 6 है, एक में 8 है। C12 में न्यूट्रॉन 6, C14 में न्यूट्रॉन 8, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आइसोटॉप जो कार्बन का है 12 और 14, उसमें से 12 वाला हमारा एक स्टेबल न्यूक्लियस है, यानी वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, जबकि C14 जो है रेडियो एक्टिव नेचर का होता है ना। हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 पद्धति, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो पुराने फॉसाइल हैं या बोन्स हमको प्राप्त होते हैं डायनासोर का, या जो चट्टानें हमें प्राप्त होती है, उसके हम एज को निकाल पाते हैं, कितना पुराना ये फॉसाइल है या फिर स्टोन्स है।
तो उसमें हम लोग कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग का, कार्बन 14 डेटिंग का। तो उसमें कार्बन जो 14 है ना, उसी का इस्तेमाल होता है, उसी की मदद से हम लोग उसके एज को समझ पाते हैं, बता पाते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, जबकि कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, वो स्टेबल न्यूक्लियस है। और ये बात समझ में, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मतलब क्या, अनस्टेबल आप उसको मानते हैं हम लोग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बात को सुनना है केवल अच्छे ढंग से और इसको ब्रेन में सेट रखना है कि जो भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, उनमें चूंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है, इसीलिए उसका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप यही लिखेंगे, ठीक है, लिखो, सिंस दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सिंस दे हैव different number of neutrons, hence they have different radioactive properties, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो कि C612 is stable, whereas C614 is radioactive, ठीक है। और ये बात समझ में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम लोग चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझो। आइसोटॉप्स का केमिकल एक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी भी आप इसको बोल सकते हैं। आइसोटॉप्स का केमिकल एक्टिविटी डिफरेंट होता है, और ऐसे केस में जनरली जो लाइटर आइसोटॉप्स होते हैं, हल्के आइसोटॉप्स होते हैं, वो मोर रिएक्टिव होता है हेवियर आइसोटॉप्स की तुलना में। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, याद रखो, आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन H11, ये रिएक्शन दर्शाता है, H12 भी रिएक्शन दर्शाता है, दोनों सेम रिएक्शन दर्शाएगा, यानी H11 जिससे रिएक्शन करेगा H12 भी वही रिएक्शन दर्शाएगा, लेकिन दोनों के रिएक्शन का रेट अलग अलग होगा। H11 जहां तेजी से रिएक्शन दर्शाएगा तो H12 कंपैरेटिवली स्लो रेट से रिएक्शन दर्शाएगा। तो दोनों रिएक्शन दर्शा रहा है, दोनों रिएक्शन कर रहा है, ये हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन दोनों अलग अलग रेट से रिएक्शन कर रहा है, ये कहलाता है उसका केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है कि जो H1 दर्शाएगा वही H2 वाला भी दर्शाएगा। H1 अगर मान लो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो H2 वाला भी रिएक्शन करेगा, लेकिन H1 वाला तेजी से करेगा तो H2 वाला कंपैरेटिवली स्लो रेट से रिएक्शन करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुआ क्योंकि दोनों एक जैसा रिएक्शन दर्शा रहा है, लेकिन केमिकल एक्टिविटी अलग हुआ क्योंकि दोनों का रिएक्शन करने का रेट अलग अलग है। बात समझ में आ गई? चलो चौथा पॉइंट ये भी है जिसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, लिखो इसको। देयर केमिकल एक्टिविटीज आर डिफरेंट, देयर केमिकल एक्टिविटीज आर डिफरेंट, है ना। एंड generally lighter isotopes, and the lighter isotope is more reactive, जो हल्का आइसोटॉप होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये बात समझ में, जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि H11 is more reactive than H12, ठीक है। ये जो प्रोटियम है वो ड्यूटेरियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि हल्का है, इसमें प्रोटॉन केवल एक है, इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, वो हेवियर है, उसकी तुलना में ये ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। ये भी
रिएक्शन करता ऑप्शन से, वो भी रिएक्शन करता ऑप्शन से, वह केमिकल प्रॉपर्टी से, लेकिन इसके रिएक्शन का रेट फास्ट है इसकी तुलना में, तो कहेंगे ये एक्टिविटी कहलाएगा, ये मोर एक्टिव है उसकी रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझो, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि सक्सेसिव इमिशन ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, सक्सेसिव इमिशन ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम ए radioactive element gives its isotope, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, क्या पता है वो समझो, कि अगर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, हम जानते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलता रहता है, और अल्फा बीटा गामा के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे ढंग से सब कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, तो गामा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, वो चार्जलेस है, मासलेस है, उसके निकलने से चार्ज और मास पर बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अल्फा बीटा अगर निकलता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, कि कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, खास करके जो हायर एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 83 एटॉमिक नंबर ऑनवर्ड, 83 से ऊपर वाले, तो जो इस प्रकार के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैं, उनसे अगर एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल निकल जाए, तो इसके निकलने से जो नया एटम प्राप्त होगा वो पहले वाले का आइसोटॉप्स होता है। मान लो कोई एलिमेंट है, तो एक अल्फा निकाला, कुछ बना, फिर बीटा निकाला, फिर बीटा निकाला, तो जो बनेगा वो शुरुआती वाले एटम का आइसोटॉप्स होता है। ये एक सब न्यूक्लियर फिनोमेनन है जिसे हमें याद रखना है। ठीक है, एक उदाहरण लेके इसको हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे देखो रेडियम, इसका होता है 88,226। ठीक है, अगर इससे एक अल्फा निकलता है, एक अल्फा का मतलब क्या, नीचे 2 ऊपर 4, एक अल्फा का मतलब क्या होता है कि 2 यूनिट चार्ज घटेगा, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उसका मास 4 AMU होता है अल्फा का। तो अगर किसी एटम से एक अल्फा निकलता है, तो समझिए प्रोटॉन 2 घटेगा और मास 4 घटेगा। तो एक अल्फा निकालिए, तो 88 है, तो 2 घटेगा, 226 है, 4 घटेगा उसमें से। तो जब 2 घटेगा यहाँ पर, तो 86 आएगा, और 226 में से 4 घटेगा तो 222 आएगा। और 86 एटॉमिक नंबर होता है रेडॉन का, यानी ये हो गया रेडियम, रेडियम से निकला हमारा ये अल्फा, ये हो गया रेडियम, ये हो गया रेडॉन। यानी अगर रेडियम से एक अल्फा निकलता है, तो नीचे जो वैल्यू लिखा हुआ है उसमें 2 घटता है, और ऊपर जो लिखा रहता है उसमें 4 घटता है। ये एक अल्फा निकलने से एकदम दिमाग में सेट कर लो। एक अल्फा मतलब 2 यूनिट चार्ज, और नीचे प्रोटॉन का संख्या लिखाता है, 88 प्रोटॉन है। अल्फा निकलने का मतलब 2 प्रोटॉन और 4 मास घटेगा, घटा के लिख दिए 86 और 222। 86 होता है रेडॉन का। क्लियर है, क्या निकाला हमको, एक अल्फा 2 बीटा। समझो, अब अगर इससे एक बीटा निकलता है ना, तो बात तो समझिएगा, इससे बनेगा हमारा फ्रांसियम 87,222। एक बीटा के निकलने से जो ऊपर यहां बना है, एक अल्फा निकला तो ये बना, अब बीटा इससे निकलेगा, तो बीटा जब निकलेगा तो नीचे जो 86 है वो 1 बढ़ जाता है, 87 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो 222 है वो 222 ही रहेगा। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज करता है, मास नंबर वही रहता है। कैसे ये हुआ अभी हम समझेंगे यहाँ पर, कि बीटा निकलने से नीचे 1 कैसे बढ़ गया, ऊपर वाला उतना ही कैसे रह गया। अल्फा के निकलने से तो हम समझ गए कि नीचे 2 घटेगा, ऊपर 4 घटेगा, क्योंकि अल्फा का मतलब क्या, हीलियम 2 4, यानी नीचे वाला 2 घटाना है, ऊपर में 4 घटाना है, ये तो क्लियर है। लेकिन बीटा के निकलने से
86 87 हो गया और ऊपर 222 था, 222 ही है, ये कैसे संभव है? ठीक है, अभी हम क्या बना रहे देखते चलो, ठीक है, अभी हम कैसे होगा वो समझेंगे। एक और बीटा निकालिए, तो फिर एक बढ़ेगा 88 हो जाएगा और ऊपर 222 ही रहेगा। फिर 88 किसका होता है? रेडियम का। फिर से ये रेडियम बन गया और ये हमारा फ्रांसियम। अब समझो यहां लिए थे रेडियम, लास्ट में भी रेडियम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ 88 है, यहाँ 88 है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर चेक करो, यहाँ 226 था, यहाँ 222 हो गया। तो पहला रेडियम है, लास्ट में भी रेडियम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज है। ये रेडियम और ये रेडियम आपस में क्या कहा है? आइसोटॉप्स। लेकिन बना कैसे? एक अल्फा और दो बीटा के निकलने से। एक अल्फा निकला, दो बीटा निकला, इससे क्या हुआ? जो लिए थे हम रेडियम, उसका आइसोटॉप्स जनरेट हो गया, है ना। एटॉमिक नंबर सेम रहा, मास नंबर देखो घट गया है। ये दोनों जो हुआ आपस में, यहां से लेके यहां तक की हम बात कर रहे हैं, ये आपस में क्या हो गया? आइसोटॉप्स, है ना। तो पहले तो ये बात हम समझ गए कि एक अल्फा और दो बीटा के निकलने से आइसोटॉप्स जनरेट होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर वही रहता है और मास नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 का घट गया है। 86 है, 88 है, यहाँ पर सॉरी 88 है, यहाँ भी 88 है, लेकिन यहाँ 226 है, यहाँ 222 है। एक अल्फा दो बीटा के निकलने से आइसोटॉप्स जनरेट हो गया। अब हमें ये समझना है कि बीटा के निकलने से मास नंबर वही रहा, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कैसे कर गया, ठीक है। पहला चीज तो समझो इस चीज को, यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्फा और बीटा का जो इमिशन होता है, अल्फा और बीटा का इमिशन वो कहां से होता है? न्यूक्लियस से। बार बार बोलते हैं अल्फा बीटा गामा का इमिशन एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब न्यूक्लियस में ये प्रोसेस होता है, न्यूक्लियस के द्वारा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अल्फा निकलता है, ये समझ में आता है कि 2 प्रोटॉन घट गया और 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के घट गया अल्फा के निकलने से, क्लियर है। बीटा जो है वो तो हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बीटा, जो बीटा है, बीटा को हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्यों? बीटा पार्टिकल का जो मास और चार्ज होता है वही चार्ज मास इलेक्ट्रॉन का भी होता है, यानी बीटा एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और हम अभी बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा का इमिशन न्यूक्लियस से होता है। तो भाई न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कैसे निकला? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो रहता नहीं है, तो फिर ये निगेटिव जो बीटा पार्टिकल है वो निगेटिव कैसे जनरेट हुआ न्यूक्लियस से? समझ में आ गई बात? 2 क्वेश्चन क्या है सो? पहला क्वेश्चन कि अल्फा बीटा का निकलना एक न्यूक्लियर फिनोमेनन है, बीटा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस में कोई निगेटिव पार्टिकल नहीं है, तो फिर बीटा जनरेट कैसे हुआ? निगेटिव पार्टिकल न्यूक्लियस से कैसे निकला? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 कैसे बढ़ गया, मास नंबर वही कैसे रहा? दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखो निकलेंगे, ठीक है। इसके लिए ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन जो है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता रहता है। हम पीछे जब पढ़ाए थे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, तो वहाँ इस बात को बताए थे कि न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ पीरियड मात्र 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट कर जाता है, टूट जाता है वो, ठीक है। यानी अपने इनिशियल अमाउंट का वो आधा होता है। इसको ऐसे समझो दूसरी भाषा में कि जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन उपस्थित है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में चेंज होता रहता है, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाता है, फिर टूटता है, ये प्रक्रिया जारी रहती है, ठीक है। समझो ध्यान से। तो ऐसे समझो कि जो न्यूक्लियर फिनोमेनन है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है ना, उसमें जो सेंटर में यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। हमने इस रिएक्शन को लिखा था, याद करो पीछे, N01 से क्या बनाना? प्रोटॉन यहाँ +1, यहाँ 1
और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन -1 0। याद है, ये रिएक्शन हम लोग पीछे लिख चुके हैं, है ना। अब समझो एक न्यूट्रॉन जो है वो घटेगा, ये हमारा हो गया बीटा जो निकल गया, बीटा जो है एलिमिनेट कर गया, बीटा एलिमिनेट कर गया, एलिमिनेट मींस निकल गया। अब समझिए यहां पर हम एक इसको लेके चलते हैं, यहीं से बीटा निकाले हैं, यहीं से बीटा निकला ना हमारा, इसको यहां ले लो। तो Rn 86 222, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब एक चीज समझिए कि अगर इससे एक न्यूट्रॉन जाएगा, अगर इससे हम एक न्यूट्रॉन घटा दे तो 0 1 होगा, यानी नीचे 0 घटेगा, ऊपर से 1 घटेगा, क्या वो समझते चलो। तो नीचे तो वही रहा 86 रह गया, और यहां 221 हो गया, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब समझो यहां पर कि जो न्यूट्रॉन था ये चेंज किसमें हुआ, प्रोटॉन में, 1 और 1, बात को समझे। और साथ ही साथ ये चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन में भी, -1 0। ये तो हमारा निकल गया, ये कर गया एस्केप, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, हट गया। अब न्यूट्रॉन से जो प्रोटॉन जनरेट हुआ उसके बारे में सोचो, 86 था, ये चला गया बाहर, यहाँ 1 प्लस है, देखो तो +1 है, यही +1 86 में ऐड हो जाता है तो 87 हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है। यहां पर आप समझो इसको ध्यान से, एक न्यूट्रॉन निकलने का मतलब है कि नीचे 0 घटेगा, यानी एक न्यूट्रॉन वहां टूट रहा है तो उससे क्या होगा, और ऊपर में 1 घटेगा तो 221 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया न्यूट्रॉन के टूटने से। अब न्यूट्रॉन के टूटने से जो प्रोटॉन बना, उस प्रोटॉन से देखो क्या फर्क पड़ेगा, नीचे 0 था, यहां देखो +1 है, तो 86 में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 87 87 कर दिए। अब देखो 222 था, उसमें से 1 चला गया न्यूट्रॉन वाला, तो घट के 221 हो गया। अब फिर यहां देखो 1 यहां दिख रहा है, तो फिर से 222 हो गया। रेडॉन में से न्यूट्रॉन गया, तो न्यूट्रॉन जाने से 0 गया तो 86 था, और 222 में से 1 गया तो 221 हो गया। लेकिन जैसा ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, तो प्रोटॉन बनते ही फिर से उस एटम में क्या चेंजिंग आया, तो यहां देखो 0 घटा था, लेकिन यहां +1 बढ़ा है, घटा 0 अब बढ़ा +1, तो घटा इसमें से 0 तो 86 का 86 रहा, अब +1 बढ़ने से क्या हो गया, 87 हो गया, 87 लिखे, ठीक है। और यहां देखो 222 में से 1 घटा, फिर 1 बना, तो 222 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां 222 रहने दिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो चेंज हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तो बीटा के फॉर्म में निकल गया, लेकिन न्यूट्रॉन के टूटने से जो प्रोटॉन बना ना, वो प्रोटॉन चेंजिंग ला दिया इस एटम में, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास इक्वल होता है। तो न्यूट्रॉन अगर घटा और प्रोटॉन बना तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 222 का 222 रहा, लेकिन चार्ज जो है प्रोटॉन के बनने से 1 तो बढ़ गया, जो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन के बनने से 1 चार्ज तो बढ़ेगा, 86 बढ़ के हो जाएगा 87, इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर बीटा के रूप में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इससे जब एक और बीटा जाएगा, है ना, यानी फिर से ये न्यूट्रॉन यही काम करेगा, फिर से भी यहाँ न्यूट्रॉन है आपका, ये न्यूट्रॉन 0 1 है ना, बात को समझो, फिर से इसको लिख देते हैं। न्यूट्रॉन 0 1 घटेगा, तो फिर ये किस में चेंज होगा, प्रोटॉन +1 1 में, एंड इलेक्ट्रॉन -1 0 में। ये हमारा हो गया बीटा, इलेक्ट्रॉन बीटा के फॉर्म में निकल गया। एक न्यूट्रॉन के निकलने से नीचे चार्ज में 0 का फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखो +1 प्रोटॉन हुआ तो फिर हो जाएगा 88, और 222 का 222 ही रहेगा। ये होता है फिर से रेडियम का। बात को समझ गए क्या करना है। सो एक न्यूट्रॉन जब टूटता है तो उससे 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन बीटा के रूप में निकल गया, ठीक है।
अब प्रोटॉन के बनने से सोचो क्या फर्क पड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कि 0 यहाँ पर घट रहा है तो +1 बढ़ रहा है, उसको भूल जाओ। एक न्यूट्रॉन चेंज हुआ इस दोनों में, तो न्यूट्रॉन के टूटने से एक प्रोटॉन बना, और ये तो बाहर निकल गया तो उससे कोई हुआ नहीं, बीटा निकल गया, लेकिन प्रोटॉन जो बना वो तो है न्यूक्लियस में, अभी तक बीटा निकला, प्रोटॉन तो है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सोचो कि न्यूट्रॉन के निकलने से चार्ज 0 घटा था, लेकिन प्रोटॉन के बनने से फिर +1 हो गया, तो जो 86 था वो 87 हो जाएगा। और यहाँ 1 घटा फिर 1 बना, मास तो दोनों पर सेम है, तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग, ये हो गया हमारा क्या, इसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर फिनिश हो गया। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था इसको बहुत अच्छे ढंग से सुनना समझना है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगी आपको क्या है। सुनना केवल बातों को ध्यान से रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनिएगा, नोट्स बनाते चलिए, और थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में और डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि जितना, जैसे मान लो कोई सिंबल है, नीचे 0 ऊपर 5 है, अगर वो घटाएंगे तो एटॉमिक नंबर नीचे से घटाना है, ऊपर वाला जो उसको घटाना बढ़ाना रहता है। जैसे यहाँ देखो 0 घटा +1 हुआ, तो 286 था तो 0 गया तो 86 रहा, लेकिन 1 प्लस आने से 87 हो गया। और यहाँ 1 था 1 है, तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन तो बीटा के फॉर्म में निकल गया। तो पता चला आपको कि न्यूक्लियस में नेगेटिव पार्टिकल कहाँ से आया, आता नहीं है, बल्कि न्यूट्रॉन ही टूट करके इलेक्ट्रॉन बनाता है, और वही इलेक्ट्रॉन बीटा के फॉर्म में निकल जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि बीटा के निकलने से एक यहाँ पर क्यों बढ़ता है, और नेगेटिव पार्टिकल आया कहाँ से, न्यूक्लियस में। तो न्यूट्रॉन के यानी टूटने से इलेक्ट्रॉन बनता है जो बीटा के फॉर्म में निकल जाता है, और प्रोटॉन बनने की वजह से चार्ज 1 बढ़ जाता है और मास वही रहता है। ठीक है, चलो। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर आइसोटॉप्स का स्टडी कर चुके हैं, अब हम लोग आइसोबार्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, आइसोबार्स देखो, आइसोबार्स, ठीक है। अब आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक ही एलिमेंट है, उसके डिफरेंट एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। एक ही एलिमेंट है, उसके एटम्स अलग अलग हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। लेकिन आइसोबार्स में क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। ठीक है, चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर्स, सेम मास नंबर्स। ठीक है, तो चूंकि यहां पर डिफरेंट एलिमेंट है तो अंडरस्टूड है कि उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहां पर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। चूंकि एलिमेंट ही बदल गया, डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, उसका सेम होगा। ठीक है, मास नंबर उसका सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग इसको पढ़ोगे 9th 10th में भी इस तरह की चीज को। एग्जाम्पल जैसे समझो, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। देखो इस तीनों एग्जाम्पल को देखो अच्छे ढंग से। 3 अलग अलग एलिमेंट है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो एलिमेंट अलग है, अंडरस्टूड है कि वह एटॉमिक नंबर अलग होगा 18, 19, 20, लेकिन उसके मास नंबर को चेक करो तो आपको इक्वल दिख रहा है 40, 40, 40। अब ऐसे समझो कि आर्गन के कई सारे आइसोटॉप्स होते होंगे, जिसमें से हमने आर्गन 40 वाला आइसोटॉप को सिलेक्ट किया। पोटेशियम का 39 भी होता है, 40 भी होता है, तो पोटेशियम का जो 40 वाला है, 40 वाला वो, और कैल्शियम का तो हम जानते हैं 40 होता ही है। यानी आर्गन में जो कई सारे एटम्स होते हैं उसके आइसोटॉप्स, उसमें से हमने 40 वाला आइसोटॉप को सिलेक्ट किया, 40 वाले को। पोटेशियम के कई आइसोटॉप्स में से हमने 40 वाले को सिलेक्ट किया, और कैल्शियम के भी 40 वाले को किया।
तो आर्गन का 40, पोटेशियम का 40 और कैल्शियम का जो 40 वाला एटम्स था वो आपस में आइसोबार्स कहलाया। ठीक है, बात को समझे यहाँ पर ध्यान से। चलिए, और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, ये तो हमने पढ़ा है कि कार्बन के कौन कौन से आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और नाइट्रोजन का क्या होता है, N14, नाइट्रोजन 14। तो अब समझो कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स में से हमने कौन सा वाला एटम लिया, C14 वाला, जो कि नाइट्रोजन 14 वाले से आइसोबार्स शो करता है। देखो C12, C13, C14, N14, N15, ये तीनों आपस में आइसोटॉप्स हुआ, ये दोनों भी आपस में आइसोटॉप्स हुआ, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हुआ, ये दोनों आइसोबार्स। C12, C13, C14 आइसोटॉप्स, N14, N15 आइसोटॉप्स, लेकिन C14 और N14 आइसोबार्स। बात समझ में आ गई? यानी कार्बन का जो 14 वाला है वो और नाइट्रोजन का 14 वाला आपस में आइसोबार्स कहलाया। ठीक है, और ये बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सब कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे और भी देखो, हाइड्रोजन 13 होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है ना, उस 3 में से एक आइसोटॉप ये भी हमारा है ट्रिटियम, और हीलियम का भी 2 और 3 वाला जो है, जैसे देखो हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, हीलियम 23, हीलियम 24, ये तीनों आपस में आइसोटॉप्स, ये दोनों आपस में आइसोटॉप्स, लेकिन हाइड्रोजन का जो 3 वाला था वो हीलियम के इस 3 वाले से क्या हो गया, आइसोबार्स हो गया। ये तीनों आपस में आइसोटॉप है, ये दोनों आपस में आइसोटॉप है, लेकिन हाइड्रोजन का 13 हीलियम के 23 वाले से आइसोबार्स हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वही चीज यहां एग्जांपल हो गया। चलो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, देखो इसमें अब निकालो किसी का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चेक करो। एक उदाहरण लेके चलते हैं। आर्गन यहाँ है 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। इसमें प्रोटॉन निकालेंगे 18, यहाँ 19, यहाँ 20। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 18, यहाँ 19, यहाँ 20। क्योंकि जो प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, तो नीचे वाला संख्या हमारा प्रोटॉन कहलाता है, 18, 19, 20। इलेक्ट्रॉन भी वही हो गया। लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकालते हैं, 40 में से 18 घटाएंगे 22, 40 में से 19 घटाएंगे 21, 40 में से 20 घटाएंगे 20। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रोटॉन आपस में बराबर है? नहीं है। न्यूट्रॉन बराबर है? नहीं है। जबकि आइसोटॉप्स में क्या था? आइसोटॉप्स में प्रोटॉन बराबर होता है, न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है। आइसोबार्स में न प्रोटॉन बराबर होगा और न ही न्यूट्रॉन बराबर होगा। ये फर्क है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में। आइसोटॉप्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर रहता है, न्यूट्रॉन अलग रहता है। लेकिन आइसोबार्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स भी अलग रहेंगे सभी आइसोबार्स का, और न्यूट्रॉन भी अलग रहेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे? आइसोबार्स हैविंग different number of protons, है ना, electrons and neutrons। आइसोबार्स में जो भी एटम्स होंगे ना उनके प्रोटॉन्स बराबर होंगे, ना इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, ना ही न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। जबकि आइसोटॉप्स में क्या होता है? प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। आइसोबार्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अलग होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स समझो कि जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे आइसोटॉप्स में कि एक अल्फा 2 बीटा निकलता है तो आइसोटॉप्स बनता है। बीटा के निकलने से केवल आइसोबार्स बनेगा। अगर केवल एक बीटा निकल जाए तो उससे हमारा आइसोबार्स बन जाता है। यहां लिख सकते हैं हम लोग, इमिशन ऑफ
one beta particle from a radioactive element gives its isobar। ठीक है, तो आइसोबार में क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी की संख्या बराबर नहीं होगी, यानी सभी आइसोबार्स में ना आपको प्रोटॉन्स बराबर होगा, ना इलेक्ट्रॉन्स बराबर होगा, ना न्यूट्रॉन्स बराबर होगा। और तीसरी बात कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अगर एक बीटा केवल निकल जाए तो उससे आइसोबार्स बन जाता है। जबकि आइसोटॉप्स कैसे बनता है? एक अल्फा दो बीटा के निकलने से। आइसोबार्स कैसे बनता है? केवल एक बीटा के निकलने से। जैसे देखो फादर, पहले आपने लिखा था रेडॉन 86-222। पीछे वाले एग्जांपल में देखो, इससे अगर हम एक बीटा निकालते हैं, एक बीटा, इससे हमारा क्या बना था? फ्रांसियम 87-222। देखो तो एक बीटा के निकलने से नया एटम बना। देखो नीचे वाला नंबर चेंज है, एटॉमिक नंबर चेंज है, लेकिन मास नंबर देखो सेम है 222। और नीचे देखो चेंज है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? आइसोबार। अगर ये एक बीटा और निकालता है, ठीक है, तो इससे क्या बनता है? रेडियम 88-222। तीनों आपस में आइसोबार हो गया। तो एक बीटा निकला तो भी आइसोबार बना, फिर बीटा निकला फिर आइसोबार बना, और बीटा निकलता और आइसोबार बनता। पिछले एग्जांपल में हम यही पढ़े थे ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला? बीटा निकलेगा आइसोबार बनेगा, फिर बीटा निकलेगा फिर आइसोबार बनेगा। तो एक बीटा निकलने से आइसोबार बन जाता है, फिर फर्दर बीटा निकलता रहेगा, आइसोबार्स बनता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा के इमिशन से आइसोबार्स बनता है। ये तीनों जो है आपस में, ये तीनों आपस में क्या कहलाएगा? आइसोबार। ये तीनों आपस में कहलाएगा आइसोबार्स। क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पर आपका आइसोबार्स भी फिनिश हो गया है ना। जो भी पॉइंट्स बताते हैं लिखते हैं उसको सोचना है ध्यान से, ठीक है। चलिए इस वीडियो में भी इतना ही। फिर जो इसका बच गया अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जस्ट ही आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, ये सब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हमने दो चीज पढ़ा, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे पूरा डिटेल। क्योंकि किसी बुक में देखिएगा या जनरली कोई भी वीडियो आप देखते हैं आप लोग, उसमें इतना नहीं दिया रहता, इतना डिटेल नहीं बताता है। 2 लाइन में आइसोटॉप्स को डिफाइन कर देता है, 2 लाइन में आइसोबार्स के बारे में बता दिया, एग्जाम्पल 2-2 लिख दिया, काम खत्म। आइसोटॉप्स के बारे में 2 लाइन बता दिया, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, 2 एग्जाम्पल। आइसोबार्स में भी वही कहा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, 2 एग्जाम्पल। इससे ज्यादा नहीं कहीं पर चर्चा होता है। लेकिन इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बहुत ही डिटेल हम लोगों ने आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी थी जो आपको पहली बार सुनने समझने को मिला होगा, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।